हेलो बच्चों, हमारे विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के विज्ञान के पाठ्यक्रम में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 जैव प्रक्रम, जिसमें अभी तक हम यह पढ़ चुके हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम मानव शरीर में किस तरह कार्य करते हैं, क्यों सजीवों के लिए जैव प्रक्रम की क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है, यह सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। और विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ चुके हैं कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वहन, ये जैव प्रक्रम होते हैं और यह कैसे शरीर में कार्य करते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत समझा गया है। अब हम विस्तार पूर्वक बारी बारी एक एक जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम पोषण के बारे में पूर्णतः पढ़ चुके हैं और श्वसन के बारे में पढ़ चुके हैं कि पोषण जो जैव प्रक्रम है वह किस तरह सजीवों के शरीर के भीतर कार्य करता है, कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं। श्वसन जैव प्रक्रम किस तरह कार्य करता है और कौन कौन से सहायक अंग होते हैं शरीर के भीतर, ये सारी बातें अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज अपने इस नए लेक्चर में पढ़ेंगे एक दूसरे नए जैव प्रक्रम के बारे में, जो कि मानव शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है और यह जैव प्रक्रम होता है वहन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वहन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वहन जंतुओं के पूरे शरीर में हमने यह देखा था कि जो दो जैव प्रक्रम इसके पूर्व पढ़े हैं उनमें क्या था कि शरीर को चलाने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषक पदार्थ सजीवों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। उस ऑक्सीजन के माध्यम से उन पोषक पदार्थों को जलाया जाता है और जलाने के उपरांत उन पोषक पदार्थों को जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा का उपयोग करके सभी सजीव अपने जो सजीव के शरीर का जो अनुरक्षण का प्रक्रम है या सजीवों को ये जीवन चलाने की जो क्रिया है उसको पूरा करते हैं। तो हम यह जानते हैं कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें तो सीधे उनका जो कोशिकीय सतह होती है वह सीधे वातावरण के संपर्क में होती है, उनसे भोजन उनके शरीर के भीतर पहुंच जाता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं या जो पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं वह एक विशेष अंग पाचन तंत्र में जाता है। जो ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से ग्रहण करते हैं, वायु ग्रहण करते हैं, वह फेफड़े में जाती है। तो कैसे यह फेफड़े में जाने वाली वायु और जो उसकी आंतों में पाचन तंत्र में जाने वाला पोषक पदार्थ कैसे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँच जाता है, यह हमें समझना है और यह आज का हमारा विषय है। जो हम सजीवों के शरीर में पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को जो पहुंचाने के लिए तंत्र कार्य करता है प्रत्येक कोशिका तक, उस तंत्र को ही बच्चों वहन तंत्र कहा जाता है और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहन तंत्र जो मानव शरीर में पाया जाता है वह मुख्य रूप से उसके दो भाग होते हैं। पहला होता है रक्त या रुधिर, दूसरा होता है हृदय, तीसरा रुधिर नलिकाएं जो फैली होती हैं पूरे शरीर में, और चौथा भाग जो होता है वह होता है लसिका। यह प्रमुख चार भाग होते हैं और इन चारों भागों के सामूहिक रूप से कार्य करने से ही सभी पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचता है। तो इन चारों के बारे में हम बारी बारी से समझेंगे और यह चारों मिलकर वहन तंत्र का निर्माण करते हैं। रुधिर क्या है जान लीजिए। रुधिर एक तरल माध्यम होता है। तरल मतलब समझते हैं द्रव माध्यम होता है जिसमें अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ और दूसरा पदार्थ जो होता है वो रुधिर कणिकाएं, कुछ कण जैसी संरचनाएं, कुछ रासायनिक पदार्थ और कुछ कण जैसी संरचनाएं इसमें घुली हुई होती हैं रुधिर के भीतर। दोनों मिलकर के रुधिर का निर्माण करते हैं। कुछ कण और कुछ तरल पदार्थ, कुछ रासायनिक पदार्थ, ये सारे चीज़ें मिलकर के रुधिर का निर्माण करते हैं। रुधिर मुख्य रूप से रुधिर के दो भाग होते हैं। पहला होता है तरल भाग या जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, पानी जैसा भाग जो तरल प्लाज्मा कहलाता है, तथा दूसरा जो भाग होता है वह प्लाज्मा में घुले हुए
जो कणिकाएं होती हैं वह होती हैं। तो रुधिर की कणिकाएं होती हैं और कुछ पानी होता है, उस पानी में घुली हुई कणिकाएं होती हैं। कणिकाएं और वह पानी या प्लाज्मा दोनों मिलकर के रुधिर का निर्माण करते हैं। काम क्या है दोनों का अलग अलग जानना है कि प्लाज्मा जो है वह सभी नाइट्रोजनी पदार्थों, कार्बन डाइऑक्साइड, रासायनिक पदार्थों, इन सभी चीज़ों का शरीर के भीतर परिवहन करता है। शरीर के भीतर अगर इन पदार्थों को कहीं लाना है, ले जाना है एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक, या ग्रहण करने वाले अंग से जो कोशिका जहाँ तक इसे पहुँचाना है वहाँ तक, इनको लाने ले जाने का जो कार्य होता है वह रुधिर का प्लाज्मा वाला भाग करता है। वह ही इन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर में पहुंचाता है। जबकि जो रुधिर होता है उसमें कुछ पाई जाती हैं लाल रुधिर कणिकाएं, जिन्हें हम आरबीसी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ज़्यादा आप सुने होंगे, जिन्हें लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। यह जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं यह मुख्य रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन से संबंधित होती है। इसमें हम एक चीज़ महत्वपूर्ण जान लीजिए कि मुख्य रूप से आरबीसी का जो कार्य है, लाल रक्त कणिकाओं का जो कार्य है, वो मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, लेकिन कुछ मात्रा में यह कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी करती हैं। तो यह वहन तंत्र होता है मानव शरीर में जो पाया जाता है। अब हम देखते हैं हमारा जो दूसरा भाग है वहन तंत्र का, वह हृदय है। हृदय कैसे कार्य करता है, कैसी संरचना होती है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझना है। हृदय पेशियों से बना हुआ एक अंग है जिसका आकार एक बंद की हुई मुट्ठी की तरह होता है। जैसे मुट्ठी बंद कर लें, जो आकार बनता है मुट्ठी का, उसी तरह ठीक हमारा मांसल अंग होता है शरीर के भीतर, जिसे हम हृदय कहते हैं। यह अंदर से 4 कोष्ठकों या 4 भागों में बंटा हुआ रहता है और इन चारों भागों के अलग अलग नाम भी होते हैं। क्या होते हैं वो नाम आगे देखते हैं। ऊपर के जो 2 कोष्ठक होते हैं उन्हें, जो कि पूरे शरीर से रक्त को एकत्र करने का काम करते हैं, उन ऊपर के 2 कोष्ठकों को आलिंद कहा जाता है। कहने का मतलब पूरे शरीर से रुधिर आकर के कहाँ एकत्र होता है, हृदय के ऊपर के 2 कोष्ठकों में, जिन्हें कहा जाता है आलिंद। और वहीं नीचे के जो दोनों कोष्ठक होते हैं उन दोनों कोष्ठकों को निलय कहा जाता है। और निलय का काम क्या है, निलय रक्त को आलिंद से लेता है और फिर पूरे शरीर में भेजने का कार्य निलय ही करता है। तो रुधिर को पूरे शरीर में भेजने का काम करता है निलय, और पूरे शरीर से वापस रुधिर इकट्ठा करने का काम करता है आलिंद। तो 2 ऊपर वाले कोष्ठकों को आलिंद और 2 नीचे वाले कोष्ठकों को निलय कहा जाता है। हृदय को दाएं बाएं भाग में भी बांटा जाता है। किस आधार पर, उसमें रक्त में घुली हुई ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के आधार पर हृदय को दाएं बाएं भाग में भी बांटते हैं। कैसे, हृदय का जो दायां भाग होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर भरा रहता है, या हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर ही हृदय के दाएं भाग में बहता है। जबकि जो बायां भाग होता है, बाएं भाग में हमेशा ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्रवाहित होता है। दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर और बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्रवाहित होता रहता है। हृदय में जो धमनियाँ होती हैं, जो हृदय से निकली हुई होती हैं, और हृदय, इनके बीच में वाल्व पाए जाते हैं। जहाँ से धमनी हृदय से बाहर निकली है और हृदय और धमनी के बीच में वाल्व पाया जाता है। और ठीक इसी तरह आलिंद और निलय के बीच भी वाल्व पाए जाते हैं। इन वाल्व का क्या काम है, हम जैसे जानते हैं,
जब साइकिल में हवा भरी जाती है तो वहाँ भी हम वाल्व देखते हैं, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, कहीं भी हम हवा भरते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे वाल्व पाया जाता है। और इस वाल्व का काम क्या होता है कि हवा को बाहर से हम उसके भीतर तो भेज देते हैं लेकिन वापस नहीं आ पाती है। ठीक वही स्थिति वाल्व की होती है। वाल्व जहाँ भी होता है वहाँ पे उसका काम यही होता है कि वह प्रवाह की दिशा को एक दिशीय बनाता है। एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है लेकिन दूसरी तरफ से वापस नहीं आ सकता है। तो हृदय और धमनियों के बीच तथा हृदय आलिंद और निलय के बीच वाल्व हमेशा हृदय में पाए जाते हैं, जो कि रक्त के प्रवाह को एक दिशीय बनाने का कार्य करते हैं। 4 कोष्ठकों वाले जो कोष्ठकीय हृदय वाले जो जीव होते हैं उनमें दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यह क्या है दोहरा रक्त परिसंचरण? इसमें होता क्या है, इसके अंतर्गत पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर पहले आकर के दाएं आलिंद में एकत्र होता है और दाएं आलिंद से पूरे शरीर से रक्त आकर के कहाँ एकत्र होता है? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से यह रुधिर दाएं निलय में चला जाता है। हमेशा रुधिर आलिंद से कहाँ जाता है? निलय में। तो दाएं आलिंद में एकत्र हुआ आकर के पूरे शरीर से, और फिर यह दाएं आलिंद से दाएं निलय में चला जाता है। फिर यह जहाँ वहाँ से यह रुधिर जो है वह फेफड़ों में भेज दिया जाता है। निलय फेफड़ों में भेज देता है, दायां निलय। और जहाँ पर रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह फेफड़ों में चली जाती है और फेफड़ों में भरी हुई ऑक्सीजन कहाँ चली आती है? वापस रुधिर में चली आती है। तो हमने यह देखा कि 4 कोष्ठकीय जीवों में जो दोहरा परिसंचरण है उसमें उसका अर्थ यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर दाएं भाग से होते हुए दाएं फेफड़ों में चला जाता है और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाती है और फेफड़ों में भरी हुई ऑक्सीजन वापस फिर से रुधिर में आ जाती है। यह क्रिया हो गई दाएं नीले से जब फेफड़े में पहुँचता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर। उसके बाद क्या होता है, यह ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण हो गई है पुनः उस रुधिर में आ गई है, वह रुधिर क्या होता है पुनः फेफड़ों से हृदय के आकर बाएं आलिंद में इकट्ठा होता है। बाकी पूरे शरीर से आकर कहाँ इकट्ठा हो रहा है? दाएं आलिंद में। लेकिन फेफड़ों से जो रक्त आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में वापस आकर एकत्र होता है और वहाँ से फिर बाएं निलय में चला जाता है और बायां निलय इस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को पूरे शरीर की कोशिकाओं तक भेज देता है। तो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि रुधिर पूरे शरीर में जाने से पहले 2 बार हृदय में आता है। एक बार पूरे शरीर से वापस आता है फिर हृदय के दाएं आलिंद में, फिर वह क्या होता है भेज दिया जाता है फेफड़े में और फिर फेफड़े से ही शरीर में नहीं जाता है, वापस फिर चला आता है हृदय में। कहाँ? बाएं आलिंद में। तो शरीर से एकत्र होकर के आने वाला जो रक्त है वह फिर से वापस शरीर में जाने से पहले 2 बार हृदय में आता है और इसलिए इस तरह का जो परिसंचरण होता है उसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पूरे शरीर से 2 बार फेफड़ों में आने के कारण इस परिसंचरण को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मनुष्य में इसी तरह का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है क्योंकि मनुष्य का हृदय भी 4 कोष्ठकीय है। इसमें भी जो रक्त है वह पूरे शरीर में जाने से पहले 2 बार हृदय में जरूर आता है। तो मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र होता है यह भी दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। चित्र के माध्यम से कुछ आंतरिक संरचना के बारे में समझ लीजिए। यह मानव के हृदय का जो है वो एक खड़ी काट है। कैसे कैसे ऊपर के जो हिस्से हैं वह क्या हैं? यह दोनों हिस्से यह क्या हैं? आपके दायां आलिंद और बायां आलिंद, ऊपरी हिस्सों को आलिंद कहते हैं। और उसके बाद यह आलिंद नीचे तीर का निशान बना हुआ है, यहाँ आता है तिकोना जो हिस्सा है। यह दोनों क्या हैं? एक दायां निलय है और एक बायां निलय है। दोनों के बीच में एक पट्टी पाई जाती है जिसे विभाजिका कहते हैं। और दाएं निलय से जो निकलने वाली धमनियां हैं वह कहाँ जाती हैं? उन्हें फुफ्फुस धमनियां कहते हैं। वह फेफड़े में पहुँचाती हैं रक्त दाएं निलय से। और बाएं निलय से जो धमनियां निकलती हैं उन्हें हम महाधमनी कहते हैं।
यह पूरे शरीर में रक्त पहुंचाने का काम करती हैं। तो इस सेक्शन को, जो अनुप्रस्थ काट है इसको देख लीजिए, वर्टिकल सेक्शन है। तो यह काट मानव के हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य है। इसके हिसाब से किस तरह कहाँ आलिंद स्थित होता है, कहाँ निलय स्थित होता है, उसको आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है वह किस तरह कार्य करता है मनुष्य में, या जो भी चार कोशिकीय हृदय वाले जीव हैं। फुफ्फुस, पहले यह आपका हृदय है, ध्यान से समझना इसको है। यह आपका हृदय है। हृदय में क्या हो रहा है कि पूरी शरीर से, ये आपके पूरे शरीर की सिराएं हैं जो कि रक्त को एकत्र करके कहाँ पहुँचा रही हैं, यहाँ पर आपके दाएं आलिंद में। फिर दाएं आलिंद से कहाँ चला जा रहा है, दाएं निलय में, और दाएं निलय से यह कहाँ भेज दिया जाता है, फेफड़े में। फेफड़े से फिर कहाँ जाता है, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से कहाँ चला जाता है, आपके हृदय में। फिर हृदय से महाधमनी से होते हुए फिर वापस पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो यहाँ से वापस आया हुआ रक्त, एक बार तो यहाँ से वापस आया, पूरे शरीर से गया फेफड़े में, फिर फेफड़े से फिर वापस हृदय में चला आया। तो हम देख रहे हैं कि 2 बार हृदय में रक्त वापस आ रहा है। इस तरह के परिसंचरण तंत्र को हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, और यह उसका चित्रात्मक प्रदर्शन है। तो यह थी आज की क्लास। इससे संबंधित कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके उसको हमसे ज़रूर क्लियर करें। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के साथ। कुछ चीज़ें भी बाकी हैं वहन तंत्र में, उसको हम समझाएंगे। तब तक आप घर पर रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।